नमस्कार दोस्तों। तो मैं सूरज कुमार सैनी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल SK सैनी क्लासेस में। तो हमने पहला चैप्टर कर लिया था पूरा, अब पढ़ते हैं दूसरे चैप्टर की ओर। पहला चैप्टर अगर आपने मिस कर दिया है तो आप हमारे YouTube चैनल को खोलकर देख सकते हैं। और अगला पाठ है हमारा दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। इसमें हम पढ़ेंगे अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं एवं लवण क्या होते हैं। तो देखिए, इसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा अम्ल। तो देखेंगे अम्ल क्या होते हैं। देखिए, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। जो अम्ल है उनको अगर हम चखेंगे अपनी जिह्वा से तो वो स्वाद में हमें कैसे प्रतीत होंगे? खट्टे खट्टे होंगे, अर्थात उनका स्वाद खट्टा होगा। अम्लों का स्वाद हमें खट्टा प्रतीत होगा। अगला है, ये जलीय विलयन में H+ यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं। जो अम्ल है उनको अगर हम जल में घोलेंगे, जल में कौन सा आयन देंगे? वो H+ आयन। H+ आयन मतलब जल में वो हाइड्रोजन आयन देंगे। अगला है, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। जो अम्ल है उसको हम लिटमस पत्र पे लेकर जाएंगे। अगर अम्ल को हम किसी नीले लिटमस पत्र पर डालेंगे तो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर नीले लिटमस पत्र पर किसी भी प्रकार के अम्ल को डाला जाएगा तो वो लाल हो जाएगा। अगला है, ये लाल लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं दिखाते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर लिटमस पत्र नीला है तो ये लाल कर देते हैं, और अगर हम इसे लाल ही लिटमस पत्र पर डालेंगे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह लाल का लाल ही रहेगा, क्योंकि वह अम्ल है जो भी नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, और जो लाल लिटमस पत्र है उसको लाल ही रहने देता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं दिखाता है। उदाहरण देखते हैं हम। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, CH3COOH एसिटिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल का जो सूत्र है वो याद करने की जरूरत नहीं है हमको। अगला है, दैनिक जीवन में आने वाले अम्ल। दैनिक जीवन है जो हमारी दैनिक दिनचर्या है, उसमें हम कौन कौन से अम्ल देखते हैं, या फिर ऐसे दिनचर्या में कौन कौन से फल देखते हैं, या फिर कोई जो हमारे डेली रूटीन में आने वाला अम्ल जो हम देखते हो, हम जानते हैं उसके बारे में, ऐसा अम्ल है, उनके नाम है। पहला है इमली। इमली जानते हो आप, टार्ट्रिक अम्ल होता है इमली में। नींबू भी एक अम्ल का उदाहरण है जो आप सब देखते हो। टमाटर भी आपने खाकर देखा होगा। टमाटर बहुत थोड़े से खट्टे खट्टे प्रतीत होते हैं। कैरी की सब्जी बनती है, अचार बनता है। कैरी भी खट्टी होती है, इसलिए जो भी खट्टे पदार्थ वो सब अम्ल में ही आएंगे। जैसे करुंजे भी खट्टे होते हैं। आंवला भी खट्टे होते हैं। ये जो है खट्टे पदार्थ उस सब के सब किस में आएंगे? अम्ल में। और ये खट्टे पदार्थ हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं, खासकर हमारे बालों के लिए। इन पदार्थों के द्वारा हमारे बाल मजबूत होते हैं और हमारी पाचन क्रिया भी सही रहती है। अगला देखते हैं। तनु अम्ल के बाद में अगला टॉपिक है दोस्तों हमारा सांद्र अम्ल। अम्लों के बाद में अगला टॉपिक है सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल किसे कहते हैं? देखिए, डेफिनेशन के द्वारा समझते हैं अच्छी तरह। जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में तथा जल अल्प मात्रा में हो उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि विलयन है कोई, उसमें अम्ल तो ज्यादा हो और जल कम हो, मतलब गाढ़ा विलयन हो, तो उसे हम सांद्र अम्ल कहते हैं। अम्ल की मात्रा अधिक और जल की मात्रा कम होगी तो उसे सांद्र अम्ल कहेंगे। और अगला है सांद्र विलयन। सांद्र विलयन क्या होता है? देखिए, ऐसा विलयन जिसमें अधिक मात्रा में पदार्थ तथा अल्प मात्रा में जल हो। जैसे कि कोई विलयन है, विलयन बनाना है, उसमें हमें अधिक मात्रा में तो पदार्थ लेवें और कम मात्रा में जल लेवें, तो ऐसे मिलाकर जो विलयन बनेगा उसे सांद्र विलयन कहेंगे।
इसमें अम्ल का विलयन भी हो सकता है और क्षार का विलयन भी हो सकता है। अगला है तनु अम्ल, जिसमें अल्प मात्रा में अम्ल तथा अधिक मात्रा में जल हो उसे तनु अम्ल कहते हैं। अर्थात इसमें कम मात्रा में अम्ल और अधिक मात्रा में जल लिया जाए तो उसे हम तनु अम्ल कहेंगे। अगला है तनु विलयन। तनु विलयन होता है ऐसा विलयन जिसमें कम मात्रा में अम्ल तथा अधिक मात्रा में जल हो। अम्ल तो होगा उसमें कम मात्रा में और अधिक मात्रा में जल होगा तो उसे तनु विलयन कहेंगे। इसमें भी क्षार का विलयन भी हो सकता है या अम्ल का विलयन भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि शॉर्ट में हम एक ट्रिक से समझेंगे इसको जो हमेशा याद रहेंगी हमारे। देखिए सांद्र का अर्थ समझ ले। सांद्र का अर्थ होता है गाढ़ा। गाढ़ा होता है ना, जैसे कि दही होता है, दही, फिर छाछ होती है। जैसे कि दही तो होता है गाढ़ा और छाछ होती है पतली। जैसे कि सांद्र का अर्थ होता है गाढ़ा और तनु का मतलब होता है पतला। तो पतला क्या होगा, इसमें जल अधिक होगा वो पतला होगा और जिसमें जल कम होगा वो गाढ़ा होगा। कहने का मतलब ये है कि इसमें जल की मात्रा कम होगी और इसमें जल की मात्रा अधिक होगी, तभी ये जल अगर इसमें जल की मात्रा ज़्यादा होगी तो निश्चित सी बात है अम्ल कम होगा और इसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा होगी तो जल कम होगा। इससे हम समझ सकते हैं कि सांद्र का अर्थ होता है गाढ़ा और तनु का अर्थ होता है पतला। जो पतला है उसमें तो अम्ल कम होगा और जो जल होगा वो ज़्यादा होगा और इसमें अम्ल ज़्यादा होगा और जल कम होगा। ठीक है, नोट्स बना लीजिए, फिर PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। कुछ समझ में नहीं आए तो बता देना। तो दोस्तों हमने पढ़ लिया अम्ल, इसके बाद में हम पढ़ेंगे क्षारक। मतलब क्षार का अर्थ होता है क्षारक। क्षारक को इंग्लिश में कहते हैं बेस। तो देखते हैं क्षारक की प्रॉपर्टीज देखते हैं। क्षारक कैसे होते हैं, क्या करते हैं, कौन से लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं। तो देखिए क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। अर्थात जो क्षारक है उनको अगर हम अपनी जीभ से चखेंगे तो उनका स्वाद में कैसा प्रतीत होगा, कड़वा। अगला है ये लाल लिटमस पत्र को नीले में बदल देते हैं। क्षारक है उनको अगर हम लाल लिटमस पत्र पर डालेंगे तो वो लाल लिटमस पत्र है उसको कैसा कर देंगे, नीला कर देंगे। लाल लिटमस पत्र होगा तो नीला कर देंगे और अगर नीले लिटमस पत्र पर डालेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो नीला ही रहेगा। ये जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। OH- मतलब हाइड्रोनिक आयन। ये जलीय विलयन है। जलीय विलयन में ये OH- आयन देते हैं। तब जब क्षारक को हम किसी जलीय विलयन में छलीय लिख दिया, जलीय है। ये जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। क्षारक है, उस क्षारक को अगर हम जल में घोलेंगे तो वो कौन सा आयन जल में कौन से आयन मुक्त करेगा, OH- आयन अपने जल में घोल लेगा वो। उदाहरण है, कुछ क्षारक है उनके उदाहरण है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और NH4OH। ये कुछ उदाहरण है। और क्षार, अगला है क्षार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में जब पूछा जाता है क्षार क्या होते हैं तो बच्चे क्षारक के बारे में लिख के आ जाते हैं, बल्कि क्षारक और क्षार अलग होते हैं। क्या होते हैं देखिए, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। क्षारक को ही क्षार कहते हैं, लेकिन कौन से क्षारकों को क्षार कह सकते हैं हम। कुछ क्षारक हैं जिनको क्षार कह भी सकते हैं, कुछ क्षारक हैं उनको क्षार नहीं भी कह सकते। तो कौन से क्षारक हैं उनको हम क्षार कह सकते हैं, ऐसे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं, अर्थात वो जल में घुल जाते हैं तो उन्हें क्षार कहेंगे। और अगर वो जल में नहीं घुले तो उन्हें हम क्षारक नहीं कह सकते, उन्हें हम क्षार ही कहेंगे। देख लीजिए, जल में घुलनशील क्षारक को ही क्षार कहते हैं।
जो जल में नहीं घुलेगा ऐसे क्षारक को हम क्षार नहीं कह सकते। ठीक है, लिख लीजिए इसको, PDF डाल दूंगा मैं। ठीक है, तो दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा सूचक। सूचक क्या होते हैं, नाम से पता चल रहा है, सूचक अर्थात जो सूचना देते हैं। पहले होते थे संदेशवाहक, जैसे संदेश देते थे, जैसे राजा महाराजा के टाइम पे आपने देखा होगा संदेशवाहक कहते थे, घुड़सवार संदेशवाहक होते जो घोड़े से संदेश पहुंचाते थे। और जो सूचक, हमारा तो टॉपिक है सूचक। सूचक के बारे में देखते हैं, सूचक क्या होता है देखते हैं। सूचक क्या होता है, सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। सूचक है वो क्या काम करते हैं, कोई विलयन दे दिया हमें, तो हम उसमें कैसे पता लगाएंगे कि इस विलयन में जो दिया हुआ है वो अम्ल है या क्षारक है। इसका पता लगाने के लिए सूचक का उपयोग किया जाता है। तो अर्थात सूचक क्या कार्य करता है, एक नंबर में पूछ सकता है हमसे, सूचक क्या होते हैं, सूचक क्या कार्य करता है। तो हम बताएंगे कि अम्ल या क्षारक की उपस्थिति का पता लगाने के लिए सूचक का उपयोग किया जाता है, या अम्ल या क्षारक की उपस्थिति का पता लगाने के लिए इस इकाई को काम में लिया जाता है, वो सूचक कहलाती है। तो देखते हैं, इसका रंग या गंध अम्लीय माध्यम में बदल जाता है। तो कैसे पता चलेगा कि सूचक में क्या होता है। सूचक में पता हम सूचक में डाल देंगे, जैसे कोई सूचक है, उस सूचक को हम डाल देंगे किसी विलयन में। अगर हमें पता लगाना है कि ये अम्ल है या क्षार है, तो क्या करेंगे, हमें सूचक दे दिया जाएगा, उस सूचक को डाल देंगे। तो सूचक को डालने के बाद ऐसे कौन कौन से परिवर्तन होंगे जिन परिवर्तनों के द्वारा हमें पता लगेगा। जैसे कि रंग बदल गया, तो अगर लाल से नीला हो गया तो क्या होगा, अम्ल होगा या क्षार। नीले से लाल हो गया तो अम्ल हो गया क्षार। गंध में परिवर्तन हो गया तो कौन सी गंध हो गई, किस प्रकार की गंध। इस प्रकार इनका रंग या गंध अम्लीय माध्यम में बदल जाता है। अगर किसी विलयन में सूचक का पता लगाना है तो उसमें सूचक डालने के बाद उसके रंग और उसकी गंध है वो अम्लीय माध्यम में बदल जाती है। अर्थात जो अम्लीय माध्यम है उसके संपर्क में आने पर जो विलयन है उसका या तो रंग बदल जाएगा या फिर उस पदार्थ की गंध में परिवर्तन हो जाएगा। इससे हमें पता लग जाएगा कि ये अम्लीय है या क्षारीय है। या तो उसके रंग में परिवर्तन होगा या उसकी गंध या खुशबू में परिवर्तन होगा। तो सूचक कौन कौन से सूचक होते हैं, किस किस प्रकार सूचक होते हैं, देखिए 3 प्रकार के सूचक होते हैं। सूचक 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक सूचक, इनके बारे में हम डिटेल्स पढ़ेंगे। प्राकृतिक सूचक जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, प्रकृति के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। कृत्रिम सूचक जो हम लैब में बनाते हैं, किसी भी प्रकार के जो कृत्रिम या संश्लेषित सूचक। गंधीय सूचक, ऐसे सूचक गंध भी जिनमें गंध परिवर्तित हो जाए, ऐसे सूचक डालते ही हमें गंध परिवर्तित हो जाए, तो गंध के द्वारा भी हम समझ सकते हैं कि अम्लीय है या क्षारीय। तीनों सूचकों को अगले पेज में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो 3 प्रकार के सूचक पढ़े थे हमने, देखे थे, लिखे थे। प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक। उसमें से पहला है प्राकृतिक सूचक। देखते हैं क्या होता है प्राकृतिक सूचक। कहने में पता लग रहा है प्राकृतिक मतलब प्रकृति के जो द्वारा जो प्राप्त हो रहे हैं। प्रकृति में क्या क्या आते हैं, जैसे कि वायुमंडल से, पेड़ पौधे, ये आते प्रकृति में। डेफिनेशन से समझते हैं अच्छी तरह। वे सूचक जो पौधों से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे कि ऐसे सूचक जो पौधों से प्राप्त होते हैं। पौधों से कौन कौन से प्राप्त होते हैं, जैसे पेड़ों की छाल हो सकती है, या फिर किसी भी प्रकार की पत्तियां हो सकती है, उसकी जड़ें हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं। तो देखिए पहला क्या है, लिटमस। लिटमस क्या होता है, लिटमस एक पत्र होता है जो पेड़ों की छाल से बनता है। देखते हैं, अगर लिटमस पत्र को हम अम्ल के संपर्क में लाएंगे तो उसका रंग हो जाता है लाल। अगर हम नीले लिटमस पत्र को अम्ल के संपर्क में लाते हैं तो उसका रंग लाल हो जाता है। और अगर हम
लाल लिटमस पत्र को क्षारक के संपर्क में लाते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है, नीला। या फिर अगर हम लाल लिटमस पत्र को अम्ल के संपर्क में लाते हैं तो उसका रंग लाल ही रहता है, और अगर नीले लिटमस पत्र को क्षारक के संपर्क में लाते हैं तो उसका रंग नीला ही रहता है। अगला है हल्दी। हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक का काम करती है, एक सूचक का काम करती है। कैसे करती है? जैसे कि हल्दी है, हल्दी अम्ल के संपर्क में आएगी तो वो पीली पीली रहेगी, और जैसे ही वो क्षारक के संपर्क में आएगी तो वो लाल हो जाएगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जैसे कि हम सब्जियों में हल्दी डलती है ना, तो जैसे हम कुछ खाना वाना खाते हैं तो सब्जी थोड़ी सी हमारे कपड़ों पर गिर जाती है, तो तब तो उसका रंग पीला रहता है। और जैसे ही हम कपड़े धोते हैं, कपड़े धोते वक्त हम जैसे उस पर साबुन लगाते हैं तो वो हल्दी कैसे हो जाती है, लाल हो जाती है। तो हम सोचते हैं कि ये कैसे हुआ, तो ये भी आप समझ गए होंगे कि कैसे हुआ। हल्दी है वो अम्ल के संपर्क में थी तब तो पीली थी, और जैसे ही उस पर क्षारक रगड़ गया, क्षारक का अर्थ है साबुन, साबुन भी क्षारक ही होता है, जैसे ही क्षारक रगड़ा गया उस पर वैसे ही उसका रंग लाल हो गया। पीले से उसका रंग साबुन रगड़ते ही लाल हो जाता है। तो आपने पढ़ा था हल्दी पर अगर क्षारक रगड़ेंगे तो वो लाल हो जाएगी, और हम जब अपने कपड़ों पर हल्दी लगी होती है उस पर जब रगड़ते हैं क्षारक अर्थात साबुन को, तो साबुन के रगड़ने से उसका रंग लाल हो जाता है। एक अम्ल का उदाहरण है जो बेसिक, जो हम सब जानते हैं, नींबू। ये स्वाद में खट्टे होते हैं, और क्षारक बेसिक उदाहरण है इसका साबुन। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछ सकते हो कमेंट करके, मैं बता दूंगा आपको। तो दोस्तों पहला पढ़ा था हमने प्राकृतिक सूचक, उसके बाद में आता है दूसरे नंबर पे कृत्रिम सूचक। तो देखते हैं हम कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक। डेफिनेशन देखते हैं। वे सूचक जो रसायन द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें कृत्रिम सूचक कहते हैं। अर्थात वे सूचक जो हमें प्रकृति से भी नहीं मिलते, हम स्वयं बनाते हैं, प्रयोगशाला में बनाते हैं, ऐसे रसायनों को हम कहते हैं कृत्रिम सूचक कहते हैं। कृत्रिम सूचक में रसायन आते हैं जिन्हें रसायनों द्वारा आपने देखिए रसायन द्वारा ही बनाए जाते हैं। इनको रसायन के द्वारा बनाए जाते हैं, और ये खुद भी एक रसायन ही होते हैं। ये हमें किसी चीज़ से प्राप्त नहीं होते, हमें रिएक्शन करा के और जब मिलते हैं। ठीक है, उदाहरण में पहला है फिनोफ्थेलिन। फिनोफ्थेलिन एक सूचक का कार्य करता है। अगर फिनोफ्थेलिन एक क्षारक के संपर्क में आएगा तो उसका रंग गुलाबी हो जाता है। फिनोफ्थेलिन अगर क्षारक के संपर्क में आएगा तो उसका रंग गुलाबी हो जाएगा, और अगर फिनोफ्थेलिन एक अम्ल के संपर्क में आएगा तो उसका रंग सफेद हो जाएगा। ठीक है, फिनोफ्थेलिन अगर क्षारक के संपर्क में आता है तो उसका रंग गुलाबी हो जाता है, और फिनोफ्थेलिन अगर अम्ल के संपर्क में आता है तो उसका रंग सफेद हो जाता है। अगला है मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज अगर क्षारक के संपर्क में आएगा तो इसका रंग पीला हो जाता है, और अगर मेथिल ऑरेंज अम्ल के संपर्क में आएगा तो इसका रंग लाल हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए। जो हम रसायन, ऐसे सूचक जिन्हें हम रसायन द्वारा बनाते हैं प्रयोगशाला में, उन्हें कृत्रिम सूचक कहते हैं। रसायन ही होते हैं, कृत्रिम सूचक भी एक। तो उदाहरण है फिनोफ्थेलिन। फिनोफ्थेलिन जब क्षारक के संपर्क में आएगा तो उसका रंग गुलाबी होगा, और अम्ल के संपर्क में आएगा तो उसका रंग सफेद होगा। और मेथिल ऑरेंज जब क्षारक के संपर्क में आएगा तो उसका रंग पीला होगा, और जब अम्ल के संपर्क में आएगा तो उसका रंग लाल हो जाएगा। ठीक है,
तो तीसरा सूचक है दोस्तों हमारा गंधीय सूचक। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। गंधीय सूचक, नाम से ही पता लग रहा है, गंधीय सूचक जिसमें गंध का परिवर्तन हो ऐसा सूचक। तो डेफिनेशन से अच्छी तरह समझते हैं। जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाए तो उसे गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे कि कोई पदार्थ है, उसकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाए तो उसे गंधीय सूचक कहते हैं। अम्लीय माध्यम में हो अलग, और जो क्षारीय माध्यम है उसमें बदल जाए, या फिर जैसे कि उसकी सामान्य गंध है वो अम्लीय माध्यम में तीक्ष्ण हो जाए और क्षारीय माध्यम में जाते ही उसकी गंध परिवर्तित हो जाए, या फिर उसमें कोई गंध नहीं आए। ऐसे गंध का पता लगाकर भी हम क्या पता लगा सकते हैं कि ये अम्ल है या क्षार है, इसलिए गंधीय भी सूचक होते हैं। तो उदाहरण के द्वारा अच्छी तरह समझते हैं। जैसे प्याज का रस होता है, प्याज का रस जब अम्ल के संपर्क में आएगा तो उसमें तीक्ष्ण गंध आएगी। जैसे ही तीक्ष्ण, बहुत हमें पता लग जाएगा तीक्ष्ण गंध आते ही कि ये प्याज का रस अम्लीय है, प्रकृति का है। प्याज के रस में डालेंगे तो तीक्ष्ण गंध आ जाएगी। और अगर वह क्षारक के संपर्क में आ गया, क्षारक के संपर्क में आ गया तो उसमें किसी भी प्रकार की गंध नहीं आएगी। अगर अम्ल के संपर्क में आया तो उसमें तीक्ष्ण गंध आएगी, और अगर क्षारक के संपर्क में आ गया तो उसमें किसी भी प्रकार की गंध नहीं आएगी। और वेनिला आइसक्रीम आपने खाई होगी, बहुत ही अच्छी होती है। ये एक आइसक्रीम होती है। वैसे तो मैंने नहीं खाई है आइसक्रीम, वैसे तो खा ली, लेकिन खाली सपने में खाई थी, और स्वाद बहुत अच्छा होता है। सपने में बहुत अच्छा स्वाद आया था वेनिला आइसक्रीम का मुझे। तो जब वेनिला आइसक्रीम को अम्ल के संपर्क में लाया जाएगा तो उसमें किसी प्रकार की गंध में परिवर्तन नहीं होगा। जैसी वेनिला आइसक्रीम में आती है वैसी ही गंध आएगी। और अगर उस वेनिला आइसक्रीम को क्षारक के संपर्क में लाएंगे तो उसमें जो वेनिला आइसक्रीम की गंध थी वो भी गंध चली जाएगी, उसमें किसी भी प्रकार की गंध आएगी ही नहीं। अगला है लौंग का तेल। तो लौंग का तेल होता है, उसको अगर अम्ल के संपर्क में लाएंगे तो उसमें उसकी गंध में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, उसकी जैसे पहले गंध आती थी वैसी ही गंध आएगी। और अगर उसे क्षारक के संपर्क में लाएंगे तो जो पहले भी लौंग के तेल की गंध आती थी वो भी खत्म हो जाएगी, और उसमें किसी भी प्रकार की गंध नहीं आएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है, आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आप चाहे तो इन्हें बना लीजिए या फिर PDF प्रोवाइड करवा दूंगा मैं आपको। पार्ट 2 अम्ल, क्षार एवं लवण पढ़ रहे हैं हम 10th क्लास के साइंस। ठीक है, SK सैनी क्लासेस चल रही है यहाँ पर। और आप कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन कर दीजिए प्रेस, क्योंकि आपको ऐसे नोट्स और ऐसे समझ में आने वाले वीडियोस और नहीं मिलेंगी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं हम आपको। आप भी बता सकते हैं, अगर कोई गलती हो जाए मुझसे तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस गलती को सुधारूंगा। और अगर आपको पता चले कोई टॉपिक छूट रहा है या फिर कुछ भी गड़बड़ हो रही है पढ़ाने में, या फिर समझ नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा है, तो हमें बता सकते हैं, हम आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा अम्ल व क्षारकों के रासायनिक गुण। अम्ल और क्षारकों को जब इनके रासायनिक गुण देखेंगे कि ये जब रसायन के संपर्क में आते हैं तो क्या क्या होता है। ये अम्ल की धातु की अम्ल व क्षारक के साथ अभिक्रिया, अगर धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनता है, और अगर धातु की क्षारक के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनते हैं। देखिए, पहले कराते हैं अम्ल के साथ अभिक्रिया, धातु की कराएंगे अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो अम्ल के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं धातु की, तो क्या बनेगा, हमेशा लवण प्लस जल ही बनेगा। अगर किसी अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमेशा लवण प्लस जल बनेगा। देखिए, ऐसे कुछ धातु है, धातु देखिए कौन कौन सी होती है। एक तो होता है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एक होता है लोहा Fe, एक होता है
जिंक Zn, और एक होता है पोटेशियम और सोडियम, कैल्शियम। बहुत सारे धातुएं होते हैं, लेकिन कुछ धातुओं के नाम मैंने लिख दिए हैं, इनमें से लेंगे हम। तो इनमें से हमने कौन सी Zn जिंक धातु ली है यहाँ पे, देखिए। जैसे जैसे अम्ल कौन सा लिया है हमने, HCl अम्ल लिया है, ठीक है। जब HCl अम्ल की क्रिया जब Zn से करवाएंगे तो क्या बनेगा, ZnCl, और क्या रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर समीकरण संतुलित है कि नहीं है। देखते हैं यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है 2, तो इस इधर की तरफ जो उत्पाद में भी हाइड्रोजन 2 ही होने चाहिए, देखिए 2 ही है। और यहाँ पर Cl कितने हैं, 1, तो यहाँ पर भी Cl कितने हैं, 1। Zn कितना है, 1, तो Zn भी कितना है, 1। तो इसका मतलब समीकरण संतुलित है। अगर समीकरण संतुलित नहीं है तो समीकरण बिल्कुल गलत हो गए, लिखने का कोई फायदा ही नहीं होगा। इधर भी देखते हैं हम, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया जिंक धातु से करवाते हैं, इसका मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक क्षारक है। जब क्षारक की क्रिया धातु के साथ करवाते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। क्षारक क्या है, यहाँ पर है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इसकी क्रिया जब जिंक धातु से करवाएंगे तो क्या बनेगा, Na2ZnO2 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। यहाँ पर भी देखते हैं समीकरण संतुलित है या नहीं है। अगर समीकरण संतुलित नहीं है तो समीकरण हो गए गलत, हमारे लिखने का कोई फायदा नहीं होगा। देखते हैं 2Na, 2 सोडियम है, तो यहाँ पर भी देखिए 2 ही सोडियम है। Zn 1 है, तो Zn भी यहाँ पर 1 है। O2 ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है, एक ये इसके साथ ही जुड़ा हुआ है, 2 ऑक्सीजन है। और हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है, ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोजन भी 2 ही है। तो इसका मतलब ये समीकरण संतुलित है, ठीक है। तो दोस्तों अगला पढ़ाएंगे हम अगली क्लास में, ठीक है। इसको लिख लीजिए या फिर PDF प्रोवाइड करवा दूंगा मैं आपको, अच्छा होगा लिख लीजिए, क्योंकि अपनी राइटिंग से अगर हम खुद लिखते हैं तो हमें समझ भी आता है और पढ़ने में भी आसानी होती है। एक साथ मिल जाएगा, वरना PDF में तो ऊपर नीचे भी हो सकता है। इसलिए आप लिख लेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। एग्ज़ाम के टाइम इन शॉर्ट नोट्स को पढ़ लीजिएगा, सिर्फ आपका बेड़ा पार हो जाएगा।